नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में बाप बाप खेला जा रहा है। अब डेमोक्रेसी की हालत ये बन गई है कि बाप के नाम से वोट मांगना और बाप ही अब चलेगा। आप सोच कर देखो, बाप को आइडियल माना जाता है, ये तो समझ में आता है। पार्टी किसने बनाई, किसकी आइडियोलॉजी पर चलते हैं, ये समझ में आता है। अगर मुलायम सिंह की बात करें तो वो कहते हैं कि हम राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी पर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो वो कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी एंशिएंट इंडिया की है, यानी कि समृद्ध भारत की है। वो शिवाजी की पॉलिसी को चलते हैं। वो कहते हैं हम महाराणा प्रताप की पॉलिसी पर चलते हैं। वो कहते हैं कि हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पॉलिसी पर चलते हैं, यानी कि वो हिंदू हृदय सम्राटों की पॉलिसी पर चलते हैं, ऐसा कहते हैं। इसी आधार पर शिवाजी के नाम से बाला साहब ने भी शिवसेना बनाई और शिवाजी महाराज, उनका नाम लोकली शिवा था, शिवाजी महाराज के नाम से शिवाजी महाराज को उन्होंने बाप माना, उनकी आइडियोलॉजी मानी, उनकी आइडियोलॉजी पर चलने वाले थे। अब लेकिन अब जो पॉलिटिक्स का स्तर आ गया है, वो राहुल गांधी आजकल वोट मांगते हैं, कहते हैं कि राजीव गांधी के नाम पर हम मांग रहे हैं, हम इंदिरा गांधी के नाम से वोट मांग रहे हैं, हम और जवाहरलाल नेहरू के नाम से वोट मांग रहे हैं। तो वो वोट मांगते हैं अपने बाप दादों के नाम से, और अपने बाप दादों के नाम से ही देश भर में जवाहर सेंटर, राजीव योजना, इंदिरा आवास, इंदिरा योजना, ऐसी योजनाएं भी शुरू करते हैं। अब उनकी पॉलिसी 25 जून 1975 की पॉलिसी है क्या? 25 जून 1975 को इमरजेंसी भारत में लगाई गई थी और भारत में डिमांड कर रहे लोगों या जो उन्होंने इल्लीगल तरीके से चुनाव जीता था, उस चुनाव के विरुद्ध जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और ये कह दिया गया था कि चुनाव इल्लीगल है, तो फिर डिमांड सरकार गिराने की हो रही थी, डिमांड इंदिरा गांधी के इस्तीफे की हो रही थी। देश में एक आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश नारायण उसको नेतृत्व दे रहे थे, राम मनोहर लोहिया उनके साथ में थे और उस समय का जनसंघ उनका सहयोग कर रहा था। तब इमरजेंसी भारत में लगाई गई। इमरजेंसी में बहुत सारे फार्मूले बनाए गए। किसी भी बात के लिए कोई व्यक्ति पकड़ जाता तो उसकी नसबंदी कर दी जाती, मुकदमा चलने की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो सरकार से प्रश्न करता उसको जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भी उसके खाने पीने के इंतज़ाम जो किए जाते उसमें स्लो पॉइजन दिया जाता। बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा क्रांतिकारियों को इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता। ऐसे बहुत सारे प्रकरण इमरजेंसी में। स्वतंत्र भारत के बाद अगर भारतीय लोगों के ऊपर कोई अत्याचार करने वाला, कोई किसी ने अत्याचार किए, तो वो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के दौरान इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जिसमें जो काला अध्याय भारत का कहा जाता है, स्वतंत्र भारत का काला अध्याय कहा जाता है। अब इंदिरा गांधी को वो आइडल मानते हैं और इंदिरा गांधी के नाम से ही वोट मांगते हैं। राहुल गांधी के पास अपना कुछ नहीं, यानी कि वो स्वयं में कुछ नहीं, अब तो बाप रे बाप, बाप के नाम से ही वोट मांगना। ऐसे ही मुलायम सिंह की फ़ोटो लगाकर अखिलेश यादव वोट मांग रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह को ही जब शाहजहां बनाकर कैद कर दिया गया तो शाहजहां तो औरंगजेब जब वोट मांगने चला तो अब डेमोक्रेसी भारत में है, उनको भी कुछ नहीं मिला। भारत में डेमोक्रेसी का शासन है। जब हमने ये कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से जो मतलब निकाला वो निकाला लोगों की सत्ता लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई, किसी के बाप के लिए नहीं बनाई गई, किसी के बाप के नाम पर नहीं बनाई गई। अगर आप सत्ता में आए थे और सत्ता में आप बैठे थे तो सत्ता में आप भी डेमोक्रेसी के नाम से ही बैठे थे, आपको लोगों ने चुना था, यानी कि लोगों की सरकार भारत में है, लोगों के द्वारा चुनी गई है और लोग ही सत्ता में हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है, जो सामने होता है उसमें हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। हम चूंकि भारत में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट गवर्नर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हम प्रेसिडेंट रूल भारत में नहीं मानते, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर भारत में चलने वाले लोग हैं, यानी कि हमारे क्षेत्रों से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव हाउस में अपना नेता चुनेंगे।
उस नेता को हाउस में जो वोट मिलेगा, हाउस में सदस्यों की जो उसको समर्थन मिलेगा, उसके आधार पर वो प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत के आधार पर करेगा और प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं, ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस राजनारायण के जजमेंट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। जब इमरजेंसी लगाई गई तो इमरजेंसी में ये क्लेम कर इंदिरा गांधी ने किया, वो चली गई राष्ट्रपति के पास और उन्होंने एक पत्र दिया और कहा इमरजेंसी भारत में लगा दी जाए। जब इमरजेंसी भारत में लगाई गई तो वो चैलेंज हुई और चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारत में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारत में सत्ता में है, कोई प्राइम मिनिस्टर अकेला सत्ता में नहीं। प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट डज नॉट मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर इज सोल अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर भी सोल अथॉरिटी भारत में नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब सभी मिनिस्टर्स की कंसेंट होनी चाहिए, तभी निर्णय राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यानी कि उस समय भी क्लियर कर दिया गया कि इंदिरा गांधी खुद में सोल अथॉरिटी नहीं है, उनके पीछे जनता की पावर है और जनता ने सांसद चुने हैं, सांसदों की ने प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुना गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सदन के हिस्से होते हैं, इसलिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन ही मान्य होगा। राष्ट्रपति अकेले निर्णय नहीं कर सकता, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा होता भी नहीं है कि जनता के द्वारा होता हो। फिर भारत में ये राजशाही कैसे चली आई, बाप के नाम से सत्ता कैसे आ गई, बाप के नाम से वोट कैसे मांगे जाने लगे। अब शिवसेना की आज जब बैठक हुई तो शिवसेना ने ये क्लेम किया, शिवसेना से मतलब उद्धव ठाकरे ने क्लेम किया, शिवसेना तो अभी कह ही नहीं सकते कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नेतृत्व करते हैं या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना का नेतृत्व करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि शिवसेना का नाम इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चूंकि मेरे बाप ने बनाई थी। अब देखिए, उनके बाप की ये एक प्राइवेट कंपनी थी, कहते हैं ये मेरे पिता ने बनाई थी, मेरे पिता ने इसको चलाया था, मेरे पिता के सक्सेसर के रूप में मैं आता हूँ। अब डेमोक्रेसी में पिता के सक्सेसर के आधार पर भारत में कोई राजशाही तो है नहीं जो राजा बनकर बैठ जाएगा और ये कहेगा कि मैं पिता का पुत्र हूँ इसलिए मुझे उत्तराधिकार है, मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, वो मैं सक्सेसर हूँ। भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं वो सोसाइटी के रूप में काम करती हैं और सोसाइटी में बहुमत से उनका एक संविधान होता है, संविधान में बहुमत का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के आधार पर वो उस पार्टी का नेतृत्व करता है और पार्टी के द्वारा नाम नॉमिनेट किए जाते हैं और वो लोग पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जब वो सभा में पहुंचते हैं, विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचते हैं, तो वहां एक नेता चुना जाता है पार्टी के द्वारा। पार्टी अपना नेता विधानमंडल दल का नेता चुनती है, विधानमंडल दल का नेता ही नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल से मिलता है। यानी कि सभी को मिलने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ ये सारे प्रोसीजर चुनाव से हैं। और जिस समय विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया उस समय पार्टी अध्यक्ष वहाँ पर नहीं जाता, पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रपति से नहीं मिलेगा, पार्टी की हाईकमान राज्यपाल से नहीं मिलेगी, राज्यपाल से मिलने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को रहता है जो लोग चुने हुए सदन में जाते हैं और चुने हुए लोग अपना नेता चुनते हैं, वो ही नेता वहाँ पर माना जाता है उस पार्टी का और कॉन्स्टिट्यूशनली वही सिस्टम में रहता है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो आउटसाइड ऑफ विधानसभा रहती है और बाहर का उसका अपना सिस्टम है। अब जब सरकार में क्लेम करने का नंबर आता है कि ओरिजिनल कौन है, तो जो विधान दल का नेता होता है, विधान दल का अगर दूसरा नेता पार्टी ने चुन लिया तो दोनों नेताओं में से ये देखा जाता है कि विधानमंडल का बहुमत किसके साथ है। जिस नेता के साथ विधानमंडल का बहुमत होता है वो ही विधानमंडल दल का नेता माना जाता है और पॉलिटिकल पार्टी उसकी ही मानी जाती है। उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाना होता है, इलेक्शन कमीशन में अधिकार गेन करने होते हैं, दूसरा धड़ा भले ही कुछ हो। जैसे मैंने कल भी एक इलस्ट्रेशन दिया था और पूरी बात बताई थी कि ये जो विधान सभा में उप सभापति को लिखा जा रहा है इससे कुछ नहीं होता। अगर कुछ हो सकता है तो आप या तो दूसरी पार्टी शिंदे ग्रुप बना ले, भाई 2/3 तोड़कर लाए हैं, दूसरी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, या फिर पूरी पार्टी पर ही क्लेम कर दें कि भाई ये शिवसेना उनकी ही शिवसेना है, तो शिवसेना पर वो क्लेम कर दें और या फिर वो अपनी नई पार्टी बना लें।
तो खबर मुझे लगता है कि मेरा कल वाला वो लेक्चर उनके पास पहुंचा होगा। मैंने कहा भी था कि जो लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं उसको शेयर करें, क्योंकि जो रास्ते लड़ाई के लड़े जा रहे हैं वो रास्ता लड़ाई का है ही नहीं। लड़ाई का रास्ता जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 में से एक ऑप्ट करना पड़ेगा शिंदे ग्रुप को, नहीं तो वो मात खा जाएंगे। अब उन दोनों में से उन्होंने कहा कि हम नई पार्टी बना सकते हैं, शिवसेना बाला साहेब। अब शिवसेना बाला साहेब उन्होंने अगर पार्टी का नाम बताया तो फिर उद्धव ठाकरे अपने पिता को क्लेम करने लगे। संजय राउत ने स्टेटमेंट दे दिया। संजय राउत ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो। अरे भाई, इस लोकतंत्र में कौन किसके बाप से वो वोट मांगता है? राम मनोहर लोहिया अगर सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रजातांत्रिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, तो राम मनोहर लोहिया का नाम इस्तेमाल करते हुए ही मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई। दूसरा, गांधी जी बहुत बड़ा नाम है, तो क्या गांधी जी के बच्चे उत्तराधिकारी हैं? गांधी जी के बच्चे उत्तराधिकारी हो सकते हैं? लोकतंत्र में गांधी जी का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार सबको है। जो आइडियोलॉजी जिसकी मानता है उस आइडियोलॉजी के नाम से वो पार्टी निर्माण करने का अधिकार रखता है। तो अब गांधी जी के बच्चे ये नहीं कह सकते कि मेरे पिता की, यानी कि गांधी जी की, मोहनचंद करमचंद गांधी की तस्वीर कांग्रेस नहीं लगा सकती। ये तो कहीं का मैंने सुना नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह की पार्टियां बनाते रहे हैं और जिसको वो आइडल मानते हैं उसका नाम इस्तेमाल करते रहे हैं। इस पर किसी का पेटेंट नहीं होता कि मेरे पिता का नाम है, तुम कैसे रख लोगे? क्या तुम्हारे पिता का नाम पेटेंट के रूप में इस्तेमाल करना है? अरे भाई, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ और पॉलिटिकल पार्टी बनाते समय मैं शिवाजी का नाम इस्तेमाल करता हूँ। क्या शिवसेना का इस्तेमाल करते हुए शिवाजी के वंशजों ने प्रश्न चिन्ह लगाया? क्या मराठा जो पेशवा थे उन पेशवाओं ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई अथॉरिटी तो हमको दे रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने, तो आप कैसे शिवाजी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो शिवसेना तो बनी ही शिवाजी का नाम इस्तेमाल करते हुए। ऐसे ही अगर शिवसेना बाला साहेब के नाम से इस्तेमाल की जाती है, बनाई जाती है, तो क्या ठाकरे परिवार को ये अधिकार है कि वो एकनाथ शिंदे को ये कह दें कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो? या संजय राउत अपने बाप के नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? संजय राउत ने अपना बाप बदल दिया था क्या? अपने बाप के रूप में संजय राउत जब ये कहते हैं कि मैं मेरा बाप, आप वो स्टेटमेंट सुनेंगे तो कहते हैं कि मेरे बाप के नाम से मत मांगो। मेरे बाप से मतलब बाला साहब उनके बाप हो गए। उनके असली बाप कौन है पता नहीं। ये वो खुद ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये कितनी गंदी बातें हैं जो कहते हैं मेरे बाप तो बाला साहब हैं। अब बात यहाँ पर आती है, ये अतिशयोक्ति के रूप में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या बाला साहब ठाकरे के पुत्र होने के नाते शिवसेना जो क्लेम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे ही बाला साहब का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या शिव यानी कि शिवाजी महाराज कब पेटेंट करवा लिया है शिवसेना ने? तो शिवसेना इस्तेमाल कर सकते हैं और शिवसेना के साथ बाला साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, नेशनल कांग्रेस में एनसीपी जो एनसीपी बनी है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल किया कि नहीं? उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल किया। कांग्रेस के बहुत सारे, कांग्रेस आई, कांग्रेस जे, कांग्रेस पी, कांग्रेस पता नहीं कौन कौन सी कांग्रेसें बनती रहीं, ये सब कांग्रेस का ही इस्तेमाल, कांग्रेस नाम का इस्तेमाल करते रहे। तो क्या कांग्रेस को ये अधिकार है कि वो ये कह दे कि कांग्रेस शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल वैसे ही क्या शिवसेना शब्द इस्तेमाल करने से उद्धव ठाकरे रोक सकते हैं और बाला साहब का नाम इस्तेमाल करने से उद्धव ठाकरे रोक सकते हैं? क्या पेटेंट राइट है क्या इसमें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब शिवसेना इतने नीचे उतर आई है कि वो बाप बाप खेलने लगी और ये कहने लगी शिंदे अपने बाप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आप सोच कर देखो कि कोई किसी की आइडियोलॉजी को मानता है तो वो अपने बाप का नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करता, या बाप उसके कौन है? इस तरह की राजनीति क्या डेमोक्रेसी में, क्या लोकतंत्र में शोभा देती है? मुझे लगता है कि शिवसेना अब अपने सबसे निचले स्तर पर इस समय बयानबाजी कर रही है। और ये भी है कि लोकतंत्र में लड़ाई तो वोट के माध्यम से होती है। आपने घर तोड़ने शुरू कर दिए, पूना के विधायक के घर पर चढ़ाई कर दी, कुर्ला के विधायक के घर पर चढ़ाई कर दी, तो अब आप गुंडई पर उतर आए। सरकार आपकी है,
मुकदमे होने नहीं हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे थे कि पहले आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, सरकार गिरा दीजिए, फिर हम आपसे मुंबई में बात करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक सरकार आपके हाथ में है और आपने सत्ता हासिल कर रखी है, तो हम मुंबई आने का मतलब ये होता है कि आप हमारा एक कुदेशा करके रहेंगे जो आप कर सकते हैं। और पुलिस प्रशासन, चूँकि आप सरकार में हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन का आप दुरुपयोग बखूबी करेंगे और हमको मार तोड़ कर बराबर कर देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को खूब अच्छे से मालूम है कि उद्धव ठाकरे किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए वो गुजरात में भी नहीं रुके, वो जाकर गुवाहाटी में रुके, क्योंकि गुवाहाटी के मुख्यमंत्री या असम के मुख्यमंत्री के मामले में सबको मालूम है कि वो देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्य में गुंडई नहीं चल सकती। अगर आप गुंडई वहाँ करने गए और ये कहने के लिए गए कि हम शिवसेना के गुंडे हैं और हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, तो ये संभव है कि आसाम में वही काम हो जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ करते हैं। तो ये संभव है कि यूएपीए लगाकर आपके जो समर्थक, आपके जो गुंडे हैं, उनको जेल भेज दिया जाए। ये सारी कहानी जो अब इस समय चल रही है, उसमें मैंने बार बार कहा कि अब शिवसेना से मतलब शिवसेना पर क्लेम करना है तो शिंदे ग्रुप को जाकर चुनाव आयोग के पास क्लेम करना चाहिए। मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद शिंदे ग्रुप ने कहा भी है कि अब हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, या उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनको शिवसेना का नाम इस्तेमाल करने से रोकेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि मेरे उस लेक्चर का प्रभाव दोनों ही पक्षों में पड़ा है और दोनों ही अब चुनाव आयोग की तरफ रुख करने को तैयार हैं। देखना यह है कि शिवसेना का इस्तेमाल क्या शिंदे ग्रुप कर पाएगा। शिंदे ग्रुप को करने से मेरे अनुसार कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन नामों पर कोई पेटेंट नहीं है। और उद्धव ठाकरे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। उद्धव ठाकरे वंशवाद में सत्ता पा गए हैं और वंशवाद का विरोध भारत में बखूबी इस समय हो रहा है, वो चाहे राहुल गांधी के रूप में हो रहा हो और चाहे उनके अपने नाम पर हो रहा हो, लेकिन वंशवाद का विरोध भारत में चल रहा है। भारत अब राजा रजवाड़े वंश, महाराज और सल्तनत के सरदार, सल्तनत के बादशाहों के वंशजों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जो योग्य होगा वो आगे आएगा, जो योग्य होगा वो देश का नेतृत्व करेगा। चाय वाला देश का नेतृत्व कर सकता है, रिक्शे वाला संसद पहुंच सकता है, और एक आदिवासी महिला जो अपने घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती हो वो राष्ट्रपति बन सकती है। भारत बदल चुका है, भारत में वंशवाद की स्थान नहीं बचा। इसलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को ये बात विचार करनी ही चाहिए कि वंशवाद चूंकि भारत से समाप्त हो चुका है, तो वो कितनी दूर तक वंशवाद को लेकर चल सकते हैं। वंशवाद एक अभिशाप हो चुका है पॉलिटिक्स में। इसलिए पॉलिटिक्स अगर करनी है तो अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, ना कि बाला साहब मेरे बाप थे, मेरे बाप का नाम इस्तेमाल कैसे करोगे, मेरे बाप का नाम तो मैं इस्तेमाल करूंगा, और मेरे बाप की पार्टी तो जो बनी थी वो सिर्फ मेरे लिए बनी थी, बाकी सब क्या बेकार लोग हैं, बाकी सब आपके गुलाम लोग हैं, बाकी सब आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। अरे पार्टी बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी बनी है, बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वंशज कहाँ हैं, बनाने वाले दीनदयाल उपाध्याय के वंशज कहाँ हैं, बनाने वाले नानाजी देशमुख के वंशज कहाँ हैं, जो पार्टी का नेतृत्व करते रहे उनके वंशज कहाँ दिखाई देते हैं, जो आज भी नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि उनके वंशज अगला नेतृत्व करेंगे? प्रधानमंत्री के परिवार से कोई मोदी निकल कर आएगा और वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, अमित शाह के परिवार से कोई निकल कर आएगा और भारत का गृह मंत्री बनेगा, योगी बाबा के परिवार से कोई निकल कर आएगा और क्लेम करेगा कि मैं योगी का वंशज हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कर दिया जाए, इसलिए मैं क्लेम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी पर। अब भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति का नक्शा बदल दिया है। इसलिए अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को ये विचार करना ही चाहिए कि अब अगर इस तरह की बातें जैसे संजय राउत कर रहे हैं, वो सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा काम नहीं करेगा। उनको कहना चाहिए हमने जनता के लिए काम करना है, हम जनता के लिए काम करेंगे, हम एक रीजनल पार्टी हैं, हम रीजनल पार्टी होने के नाते जनता के बीच में जाएंगे, जनता निर्णय करेगी कि हम असली शिवसेना हैं या फिर एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है। अगर बाला साहब ठाकरे के विचारों पर, पद चिन्हों पर हमको चलना है, अगर जनता ये मानती है कि हम बाला साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो फिर बाला साहब के उत्तराधिकार के रूप में मुझे स्वीकार्यता जनता देगी, ना कि वो गुंडई करके, गुंडे भेजकर और विधायकों के घर में तोड़फोड़ करवाकर, जो लोग अलग हो गए हैं उनके मुंह पर कालिक पुतवाकर, उनके पोस्टर फड़वाकर। ये कोई सलूशन लोकतंत्र में नहीं है। मुझे लगता है इस पर विचार करना ही पड़ेगा, नहीं संजय राउत के चक्कर में
उद्धव ठाकरे आधे तो डूब चुके हैं, लेकिन पूरे डूब जाएंगे और उनको निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।